केवल किरदार से ही नहीं बल्कि कुछ कलाकार आवाज़ से भी भारी या दमदार होते हैं। वो जब स्क्रीन पर होते हैं तो उनका रौब पूरे पर्दे पर दिखाई देता है। एक पढ़े लिखे अफसरों के परिवार में जन्म लेकर भी उन्होंने सिनेमा को अपना कार्यक्षेत्र चुना ही नहीं बल्कि उन्होंने भारतीय सिनेमा को बहुत कुछ दिया। पर्दे पर कोई भी भूमिका हो, उनकी एक्टिंग उसको चार चांद लगा देती थी। उन्होंने अपने परिवार और आगे की पीढ़ियों के लिए सिनेमा ही दिया। पूरे फिल्मी होते हुए भी उन्होंने अपने बच्चों को भारतीय संस्कार दिए। भारत उनकी रगों में बसता था। अपने देश के लिए उन्होंने सिनेमा के साथ साथ रंगमंच की अहमियत भी समझाई। वो डील डोल से जितने बड़े पठान थे उससे भी बड़े वो एक बड़े दिल वाले इंसान थे। वो केवल अपने बच्चों के पापा जी ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री के भी पापा जी ही थे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस सिनेमा के शहंशाह की बात कर रहे हैं। जी हाँ, वो है कपूर खानदान के जनक और भारतीय सिनेमा के प्रेरणा पुरुष स्वर्गीय श्रीमान पृथ्वीराज कपूर जी। आज हम पृथ्वीराज जी के बारे में बात करेंगे। बातें शुरू करने से पहले अपने दर्शकों से प्रार्थना करूंगा कि वो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। पृथ्वीराज जी का जन्म सन 1906 को अखंड भारत के पंजाब के समुद्री ज़िले में हुआ, जो कि लैलापुर के पास है। उनके पिता का नाम दीवान बशेश्वर नाथ जी था, जो कि पुलिस की नौकरी करते थे। जब पृथ्वीराज जी 3 साल के थे तब उनकी मां का निधन हो गया था। अपनी मां के निधन के बाद पृथ्वीराज जी अपनी बुआ के पास रहते थे। वो अपनी बुआ को ही माता जी कहते थे। मां के निधन के बाद उनके पिता ने दूसरी शादी चन्ना देवी से की थी। दूसरी मां को भी पापा जी पूरा सम्मान करते थे। उनके पिताजी की पुलिस की नौकरी के कारण उनका तबादला इधर से उधर होता रहता था। दादाजी दीवान केशव मल जी उनको समुद्री ले आए। वो वहाँ पर बहुत ही नामी व्यक्ति व तहसीलदार थे। इस तहसील को बसाने में उनके दादाजी दीवान केशव मल का बहुत बड़ा हाथ था। रिटायरमेंट पर उन्हें 150 एकड़ ज़मीन अंग्रेज़ सरकार की तरफ से इनाम के तौर पर मिली थी। पहली से 8वीं तक की उनकी शिक्षा समुद्री में ही हुई। उसी स्कूल के एक अध्यापक ने उनको नाट्य कला से रूबरू कराया, जो कि उनके अभिनय कला की नींव बना। पहले उन्होंने स्कूल में छोटे मोटे रोल किए, फिर रामलीला में भी रोल किए। यहीं से उनकी स्टेज लाइफ शुरू हुई। वहाँ हदीस और लायक से उनके मित्र हुआ करते थे। कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने पेशावर से की। गर्मियों की छुट्टियों में जब वो पेशावर से समुद्री आते तो गांव में होने वाले कुश्ती और कबड्डी के दंगलों में भाग लेते थे। वो सिनेमा के सबसे पहले दंड पेलने वाले कलाकार थे। सेहत के प्रति वो हमेशा से जागरूक रहते थे। उन्होंने मुगदर, तलवार व गतका कला भी आती थी। अपने मित्र हदीस के साथ वो कुश्ती और कबड्डी खूब खेलते थे, पर खेल की समाप्ति के बाद दोनों गले मिल जाते थे। कॉलेज में उनके इंग्लिश के प्रोफेसर जयदयाल ने उन्हें इंग्लिश के साथ साथ इंग्लिश साहित्य और थिएटर की बारीकियां भी सिखाई। कॉलेज पूरा होने के बाद उन्होंने मुंबई जाने का निश्चय किया। 1927 में वो मुंबई पहुंचे। 1 अक्टूबर 1929 को उनको फिल्म चलाने में एक्स्ट्रा कलाकार का रोल मिला। बोलती फिल्म आलम आरा के आने से पहले पृथ्वीराज जी 9 मूक फिल्मों में अभिनय कर चुके थे। पहली बोलती फिल्म आलम आरा में भी उन्होंने एक चारित्रिक भूमिका निभाई। उन्होंने एक बूढ़े का रोल निभाया था। फिल्म के हीरो विट्ठल भाई थे। कुछ फिल्मों में काम करने के बाद सन 1930 में उन्होंने पत्नी और बेटों को मुंबई बुला लिया। पूरा परिवार 8x12 फीट के कमरे में रहता था, मगर गुजारा करना अब भी मुश्किल था। कंपनी उन्हें 70 रुपये महीना तनख्वाह देती थी। कुछ समय बाद उनकी सैलरी 200 रुपये महीना हो गई। उनका पठान भरा व्यक्तित्व फिल्मी लोगों को आकर्षित कर लेता था। धर्मेंद्र और सलमान खान से बहुत साल पहले पृथ्वीराज जी कसरती बदन लेकर मुंबई आए थे। वे इकलौते दंड पेलने वाले कलाकार थे। मुगदर चलाना तो उनके बाएं हाथ का खेल था। सन 1937 में उन्होंने विद्यापति फिल्म में काम किया।
सन 1941 में उन्होंने सिकंदर फिल्म में अभिनय किया। ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही और यहाँ से पृथ्वीराज जी ने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। सन 1940 तक वो इंडस्ट्री के प्रसिद्ध कलाकार बन चुके थे। पापा जी केवल फिल्मों तक सीमित नहीं थे। सन 1944 में उन्होंने कमर्शियल थिएटर कंपनी पृथ्वी शुरू की। पृथ्वी थिएटर में उन्होंने अपनी जमा पूंजी लगा दी। थिएटर शो दिखाने के बाद वो दरवाजे पर झोली लगाकर फैलाकर खड़े हो जाते थे। थिएटर देखने वाले कुछ लोग चंद रुपए उनकी झोली में डाल देते थे। वो उन जमा पैसों को वर्कर फंड बनाने में इस्तेमाल करते थे। थिएटर में काम करने वाले कलाकारों की वो इसी फंड से मदद किया करते थे। ये पहला इंडस्ट्री के लिए फंड था। पृथ्वीराज की थिएटर कंपनी देश में घूम घूम कर लोगों को नाटक दिखाकर मनोरंजन करती थी। पृथ्वीराज जी ने 16 साल तक थिएटर ग्रुप चलाया। बाद में उनके सबसे छोटे बेटे शशि ने पृथ्वी थिएटर शुरू किया। पृथ्वीराज जी के ग्रुप ने 2662 नाटक खेले। इस ग्रुप के नाटक पठान का मुंबई में 600 बार प्रदर्शन हुआ। यही नहीं, उनके देश प्रेम की भावना इतनी कूट कर भरी हुई थी कि सन 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो उन्होंने विस्थापितों की मदद के लिए शो आयोजित किए। उन्होंने थिएटर से मिले पैसों से पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की मदद की। उन्होंने लाहौर से आए कलाकारों की भी बहुत ही सहायता की। ऐसा ही एक किस्सा रामानंद सागर ने अपनी आत्मकथा में बताया है कि जब वो पापा जी के पास फिल्मों में मदद के लिए गए तो उन्होंने रामानंद सागर की जेब में 100 रुपये डाल दिए। सागर जी के मना करने पर भी पापा जी ने कहा कि सागर ये एडवांस पेमेंट है आर.के. फिल्म की स्टोरी राइटिंग के लिए। ऐसे थे हमारे पापा जी। 1950 से 1960 के बीच उन्होंने दहेज, आवारा, इंसान, छत्रपति शिवाजी, आनंद मठ, आग का दरिया, एहसान, परदेसी, पैसा, लाजवंती इत्यादि फिल्मों में काम किया। इसके बाद डायरेक्टर के आसिफ फिल्म मुगले आजम बना रहे थे। अकबर के रोल के लिए उन्होंने पृथ्वीराज जी को कास्ट किया। के आसिफ ने उन्हें ब्लैंक चेक दे दिया और कहा कि वो चाहे जितनी चाहे फीस भर सकते हैं। वो मान गए। उन्होंने फिल्म के लिए 1 रुपया लिया और कहा, मैं इंसानों के साथ काम करता हूँ, व्यापारियों के साथ नहीं। फिल्म साइन करने के बाद पृथ्वीराज जी ने अपना वजन घटा लिया। जब वो शूटिंग के पहले दिन के आसिफ से मिले तो डायरेक्टर हैरान रह गए। वो बोले, अगर आप सलीम का रोल करते तो वजन कम करते, अकबर के रोल के लिए तो हमें पहले वाला पृथ्वीराज चाहिए। इस फिल्म के एक सीन में पृथ्वीराज जी को गर्म रेत पर चलकर अजमेर में मन्नत मांगने जाना था। पर्दे पर ये सीन रियल लगे, इसलिए वो सच में गर्म रेत पर नंगे पांव चले। इस सीन को पूरा करने के बाद पृथ्वीराज जी के पैरों में छाले पड़ गए थे। जब ये बात डायरेक्टर के आसिफ को पता चली तो उन्होंने भी अपने जूते उतार दिए और कैमरे के पीछे पीछे नंगे पांव चले। ये था उस समय के लोगों का काम के प्रति समर्पण। फिल्म में दिलीप कुमार और मधुबाला जैसे स्टार थे। दोनों का कहना था कि फिल्म के क्रेडिट में पहले उनका नाम आना चाहिए। पापा जी को इससे कोई आपत्ति नहीं थी, मगर डायरेक्टर के आसिफ इसके पक्ष में नहीं थे। उन्होंने कहा कि फिल्म के मुख्य किरदार पापा जी हैं। दिलीप कुमार और मधुबाला तो उनके सहायक कलाकार हैं। इस तरह जब फिल्म शुरू होती है तो सबसे पहला नाम पृथ्वीराज जी का ही आता है। पापा जी केवल कलाकार ही नहीं बल्कि एक संस्कारवान पिता भी थे। उनके तीनों बेटे जब भी उनसे रूबरू होते तो वो चरणों में नतमस्तक हो जाते थे। अपनी संतान को उन्होंने भारतीय दर्शन, संस्कार और पारिवारिक जुड़ाव की अमूल्य निधि दी। उनके देश प्रेम और उनके अनुभव से पूरा देश वाकिफ था। देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू भी उनके देश के प्रति समर्पण भाव को जानते थे। नेहरू जी ने उनको पहली बार सन 1952 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुना। 1954 में उनको दोबारा राज्यसभा सांसद बनाया गया। वो लगातार 8 साल तक राज्यसभा सदस्य रहे। पृथ्वीराज के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खासियत
उनका रोबीला व्यक्तित्व है। पर्दे पर उनकी उपस्थिति दर्शकों को एक रोबीला कलाकार के रूप में दिखती थी। उनके चलने बोलने में भी किरदार नजर आता था। बूढ़े के रोल में तो उनकी एक्टिंग देखते ही बनती थी। बूढ़े के जैसे बोलना, मूंछों को इधर उधर करना उनकी एक्टिंग की महारत थी। वो मूंछों से भी एक्टिंग करा लेते थे। 1968 में आई उनकी 3 बहुरानियों में उनका निभाया ससुर दीनानाथ का किरदार बिल्कुल बुजुर्ग के रूप में समाया हुआ है। फिल्म कल, आज और कल में कपूर खानदान की 3 पीढ़ियां दिखाई दी। इस फिल्म में पोते और दादाजी का संघर्ष उन्होंने बहुत ही वास्तविक तरीके से बड़े पर्दे पर उकेरा। उन्हीं के जीवन का किस्सा है कि उन्होंने अपने कैरियर के शुरुआती दिनों में ओपल कार खरीदी थी। उनके सुपुत्र राज कपूर को यह कार बहुत पसंद थी। एक दिन राज जी ने ब्लैंक चेक पापा जी को दे दिया और बोले, आप खुद लिख लो। बेटे की बात सुनकर पापा जी मुस्कुराए और चेक पर लिख दिया विद लव। राज जी ने वो चेक ताउम्र संभाल कर रखा। पृथ्वीराज जी के देश प्रेम को तो हम सभी जानते हैं। पापा जी पंडित नेहरू को भी इनकार करने में संकोच नहीं करते थे। एक बार पंडित नेहरू उनसे मिलना चाहते थे। उन्होंने एक अफसर को पापा जी को बुलाने भेजा, लेकिन पापा जी ने यह कहकर आने से इनकार कर दिया कि वो अपनी थिएटर टीम के साथ हैं। नेहरू जी भी फिल्मों के बहुत शौकीन थे। अगले दिन नेहरू जी ने पापा जी और उनकी पूरी थिएटर टीम को प्रधानमंत्री आवास पर डिनर के लिए आमंत्रित किया। सबने नेहरू जी के साथ डिनर किया और पंडित जी जब उनको म्यूज़ियम के साथ साथ वो गिफ्ट भी दिखाए जो देश विदेश की यात्राओं के दौरान उन्हें मिले थे। ऐसा ही एक किस्सा उनकी बेटी की शादी का भी है। फिल्म मुगले आजम की शूटिंग के दौरान उनकी बेटी उर्मिला कपूर की शादी थी। वो राजस्थान में थे, आने जाने में बहुत समय लगता था। उस समय आवागमन के साधन भी इतने नहीं थे और फिल्म के प्रोड्यूसर का नुकसान होता अगर वो शादी में जाते तो उन्होंने शादी में नहीं जाने का मन बनाया और सारी जिम्मेवारी अपनी पत्नी और तीनों बेटों पर छोड़ दी। पर जब फिल्म के निर्देशक के आसिफ को पता चला तो उन्होंने पापा जी के लिए प्राइवेट जेट का इंतजाम किया। इस तरह वो रात में शादी में शामिल हुए और सुबह शूटिंग पर वापस आ गए। फिल्म से जुड़े सभी व्यक्ति उनका आदर करते थे और सभी प्यार से उनको पापा जी कहते थे। जब राज कपूर जी ने अपना कैरियर शुरू किया तो वो सबसे पहले केदार शर्मा के पास सहायक निर्देशक की नौकरी करते थे। जब वो अपनी नौकरी पर पहले दिन जाने लगे तो पापा जी ने राज कपूर की मां राम सरनी को उनके लिए सफ़ेद कपड़े सिलवाने के लिए कहा। तो उन्होंने कहा कि वो नौकरी पर पुराने कपड़ों में भी तो जा सकता है। तब पापा जी ने जवाब दिया कि रमा, मैं शाम को उसकी नई कमीज पर सलवटें देखना चाहता हूँ। अगर सलवटें नहीं पड़ी तो इसका मतलब है कि हमारा बेटा सिनेमा की चकाचौंध में खो गया है। अगर कपड़े सलवटे व मैले दिखें तो समझ जाना कि राज अपने काम में मेहनत कर रहा है। देखो, ये था पिता का फार्मूला और वाकई में राज जी के कपड़े शाम तक मैले हो जाते थे। इसी मेहनत का नतीजा था कि राज कपूर सिनेमा के शोमैन कहलाए। ये संस्कार थे पृथ्वीराज और उनकी पत्नी राम सरनी के अपनी संतान के प्रति। पापा जी जहाँ भी जाते फिल्म से जुड़े लोग उनके सम्मान में झुक जाते थे। तीनों बेटे पिता के चरणों में नतमस्तक हो जाते थे। ऐसा ही एक किस्सा फिल्म आवारा से जुड़ा है। जब राज कपूर अपने पिता को फिल्म में कास्ट करना चाहते थे तो उस समय पृथ्वीराज जी बहुत बड़े स्टार थे। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने कहा, तुम केवल फिल्म बेचने के लिए तो मुझे नहीं ले रहे, पहले मुझे मेरा रोल बताओ। तब राज जी ने पापा जी को रोल सुनाया तो उन्हें बहुत ही खुशी हुई। उन्होंने फिल्म करने के लिए हाँ भर दी। ऐसा ही एक किस्सा उनके वजन से जुड़ा है। जब पृथ्वीराज जी का वजन बढ़ने लगा तो उनकी पत्नी ने उनकी डाइट तैयार की, जिसमें ऑर्गेनिक फल, बिना चिपड़ी रोटी व सलाद होता था। शाम को जब वो भोजन अपने परिवार के साथ करते थे, पहले वो डाइट वाला खाना खाते और पत्नी को बोलते, रमा हो गया, अब मैं मेरा खाना खाऊंगा। फिर वो आदतन अपनी मनपसंद चीज़ें खाते थे
उनकी बेटी उर्मिला ने जब कहा कि पापा जी ऐसे वजन कैसे कम होगा, तो वो हंसकर टाल देते थे। हम सभी जानते हैं कि कपूर कितने फूड प्रेमी हैं। पृथ्वीराज जी ने परिवार के लिए कुछ नियम बना रखे थे और इसी कारण इंडस्ट्री में कपूर खानदान को सब आदर्श परिवार मानते हैं। पृथ्वीराज जी ने शुरू से ही नियम बना रखा था कि शाम को 7 बजे के बाद का वक्त वो अपने परिवार के साथ बिताएंगे। 7 बजे के बाद वो सारे परिवार के साथ बैठकर भोजन करते और बच्चों के साथ समय बिताते। सन 1954 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया। सन 1969 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया। उम्र के साथ साथ पापा जी फिल्मों से दूरी बनाने लगे। वो जुहू बीच के पास अपने बंगले पृथ्वी झोपड़ी में पत्नी के साथ रहते थे। अपने थिएटर के शुरुआती दिनों में उस समय माइक नहीं होता था, इसलिए कलाकार को आवाज़ पर जोर लगाना पड़ता था। सन 1968 के बाद उनकी आवाज़ खराब हो गई। जिनकी आवाज़ ही पहचान थी वही भगवान ने छीन ली। पृथ्वीराज जी और उनकी पत्नी को एक साथ कैंसर हो गया था। लंबे समय तक ये पठान योद्धा मृत्यु से भी जंग लड़ता रहा। आखिरकार 29 मई सन 1972 को उनका निधन हो गया। उनके निधन के 16 दिन बाद राज, शम्मी, उर्मिला और शशि कपूर जी की मां और पृथ्वीराज जी की पत्नी रामसरणी देवी जी का भी निधन हो गया। सन 1972 में उन्हें मरणोपरांत 1971 का दादा साहब फाल्के अवार्ड प्रदान किया गया। 1972 में ही उन्हें फिल्म फेयर का स्पेशल अवार्ड दिया गया। पृथ्वीराज जी एक स्टार ही नहीं बल्कि सिनेमा की नेक शख्सियत थे। अगर हम देखें तो सिनेमा उनके साथ साथ चला है। मूक फिल्मों से लेकर बोलती फिल्मों तक उन्होंने एक से एक रोल अदा किए। वो कपूर खानदान की रीढ़ की हड्डी थे। उन्होंने पारिवारिक मूल्यों को हमेशा सर्वोपरि रखा। थिएटर और नाट्य कला की अहमियत उन्होंने ही सबसे पहले हिंदी सिनेमा को समझाई। वो इतने निडर थे कि अकेले ही मुंबई के समुद्र में तैरने उतर जाते थे। सिनेमा के पहले कसरती पहलवान जो दंड पेलना जानते थे। शो मस्ट गो ऑन, यही सिनेमा की सच्चाई है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली बार फिर किसी महत्वपूर्ण कलाकार की कहानी लेकर आपके सामने जरूर आऊँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।